हेलो एंड वेलकम बैक टू किरन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था लद्दाख का पेपर, जिसमें अकाउंटेंसी जो पार्ट था हमने वो उसकी डिस्कशन की थी। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कारगिल में जो एग्जाम हुआ था आज से 1.5-2 साल पहले, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का वो एग्जाम था, उसमें जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज मैं वो डिस्कस करूंगा। फर्क सिर्फ इतना है कि फाइनेंस और पंचायत में कि फाइनेंस में कुछ न्यू सिलेबस भी ऐड हुआ था, वही इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह वो सब। मोस्टली 80-90% सिलेबस आपका वही है जो भी फाइनेंस का है, सिर्फ न्यू टॉपिक्स को छोड़कर। और उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस एग्जाम के अंदर वो मैं यहां लेके आया हूं। कल भी मैंने एक चीज बोली थी और आज फिर एक चीज बोल रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को देखकर आप ये अंदाजा मत लगाना कि इस तरह का एग्जाम आपको पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल थे, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इससे टफ ही हो सकते हैं। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करो टफ के लिए। जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए मैं ये जो एमसीक्यूज हैं वो आपको करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसके साथ ये भी बता दूं कि जो मैंने कहा था कि वो शॉर्ट नोट्स जो हैं टॉपिक वाइज विद एमसीक्यूज, जिसमें मैंने हर टॉपिक का क्रक्स लिया है, थ्योरेटिकल पार्ट है, फिर एमसीक्यूज हैं, वो शॉर्ट नोट्स अब ऐप पर अवेलेबल हैं। किरन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर भी हैं, विंग्स एक उड़ान की ऐप पर भी हैं, आप उन ऐप से ले सकते हो। उन शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, वहां पर आपको मैसेज करना है तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, जो करना कर सकते हो। साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट हैं, आपकी तैयारी अब पूरी है, 10 मॉक टेस्ट वहां पड़े हैं, वो टेस्ट दे सकते हो, एनालिसिस वीडियोस वहां पड़े हैं, और 900 एमसीक्यूज की पीडीएफ भी है प्रैक्टिस के लिए। तो ये सब पड़ा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको जो है प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके ये सब ले सकते हो। और अगर आप अकाउंटेंसी का कोर्स ले रहे हो विंग से, तो आपको जस्ट टाइप करना है किरण सर, तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। आपको एक टाइप करना है कूपन कोड किरण सर, तो आपको 10% इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा भाई। तो ये कर लेना आप, एक्स्ट्रा ऑफ 10% लेने में क्या बुराई है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये वो क्वेश्चंस जो कारगिल में पूछे गए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द एसेट्स दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस आर नोन एज। ऐसे एसेट जिनको हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर ले, कब, 1 साल या उससे पहले, ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे एसेट्स जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाए उनको कहते हैं करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से एसेट्स आते हैं वो भी आपको बता दूं। देखो, कैश, ये तो हार्ड कैश है, कैश एट बैंक है, डेटर्स हैं, स्टॉक है, बिल रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंस है। अब मैं ये सारी चीजें क्यों लिख रहा हूं? ये सारे करंट एसेट के एग्जांपल हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बोले भाई बिल रिसीवेबल है, बताओ ये आपका करंट एसेट है या फिक्स एसेट है। तो आपको पता होना चाहिए कि करंट एसेट कौन कौन से हैं। फिक्स एसेट जो होते हैं हमारे, ये वो एसेट्स होते हैं जिनको जनरली हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते, जिनका मकसद होता है यूज करना, हम बिजनेस में उनको यूज करते हैं और ये लॉन्गर पीरियड के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर 2 तरह के एसेट्स आपको दिखेंगे। फिक्स एसेट के अंदर 2 तरह के एसेट्स आते हैं, टेंजिबल एसेट्स और दूसरे होते हैं कौन से, इनटेंजिबल एसेट। अब दोनों में फर्क क्या है भाई? टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, विच कैन बी टच्ड, ठीक है, या जिनको हम देख सकते हैं, कैन बी सीन, ठीक है। एग्जांपल हो गई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इंटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है, ये सारे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो फिक्स एसेट के अंदर ही 2 तरह के एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल यहां पे इंटेंजिबल है, फिक्स एसेट के अंदर ही आते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी फिक्स एसेट के अंदर ही आती हैं। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, इट मींस कि ये आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया। साथ में एक्सप्लेनेशन इसलिए दे देता हूं बाकी की भी, कि बाकी जो चीजें ऑप्शंस में दी हैं उनके भी आपको मतलब पता हो, कभी आगे किसी और एमसीक्यूज में काम आ सकती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं, क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। देखो अभी मैं बात कर रहा था लास्ट क्वेश्चन में कि जो मैं एग्जांपल्स ऑप्शंस जो इसके साथ एक्सप्लेन कर देता हूं वो आगे आपके काम आ सकती है। तो देखो काम आ गई, क्या है? कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल ऑफ। किसकी एग्जांपल है? करंट एसेट्स की है? नहीं। फिक्स एसेट्स की है? नहीं। फिक्स एसेट के अंदर दो तरह के एसेट्स हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो ये किसकी एग्जांपल है? इंटेंजिबल एसेट्स की। ठीक है, तो यानी वो एसेट जिनको हम देख नहीं सकते। देखो आ गई ना काम आपके। तो एक्सप्लेनेशन भी बाकी की सुनना जरूरी है। द पायनियर ऑफ अकाउंटिंग, जन्मदाता कौन है अकाउंटिंग का? ये आप याद रखो, लुकास पिकोली। 2 बार ये क्वेश्चन आया, एक बार अभी ये जो करवा रहा हूं मैं कारगिल वाले पेपर में, एक बार जब जम्मू में पंचायत का पेपर हुआ था तब भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, लुकास पिकोली। नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं अकाउंटिंग। याद रखो आप इसको। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे आते हैं। इसमें थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन कर ही देता हूं, क्या पता आप फिर कमेंट बॉक्स में बच्चे लिखने शुरू हो जाते हैं। देखिए 2 चीजें हैं, फर्स्ट इज बुक कीपिंग, ठीक है, एंड दूसरी होती है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताई थी उसमें पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन। और अकाउंटिंग में क्या क्या आता है? समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो याद रखो अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आती है, क्योंकि अकाउंटिंग कहां से शुरू होती है? जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। ठीक है, अब इसने कहा गया द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आप देखो रिकॉर्डिंग किसके अंदर आती है? बुक कीपिंग के। क्लासिफिकेशन किसके अंदर आती है? बुक कीपिंग के। लेकिन समराइजिंग किसके अंदर आती है? अकाउंटिंग के। दोनों की बात हो रही है। अब क्योंकि अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग, उसमें बुक कीपिंग भी आती है, ये भी इसमें आते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? अकाउंटिंग। याद रखना, अकाउंटिंग इंक्लूड्स बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इसके अंदर आती है, लेकिन बुक कीपिंग डज नॉट इंक्लूड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड, नॉट इंक्लूड्स लिख रहा हूं, नॉट इंक्लूड्स अकाउंटिंग। ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो तो जनरलाइजिंग हो गई, लेकिन नहीं भाई, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो आपको पता चलेगा। क्या है आगे? डबल एंट्री मींस। डबल एंट्री का मतलब क्या है भाई? डबल एंट्री मतलब अकाउंटिंग किसके ऊपर बेस्ड है? ड्युअलिटी कंसेप्ट। क्या है ड्युअलिटी कंसेप्ट? अकाउंट जो है, एक अकाउंट कहीं डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री का मतलब क्या? एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट ऑफ बुक्स? नहीं, बुक्स की बात नहीं है। एंट्री एट 2 डेट्स? ना। एंट्री इन 2 एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट। वो 2 एस्पेक्ट कौन से? एक एस्पेक्ट डेबिट और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? क्रेडिट। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है बुक कीपिंग? प्राइमरी इंफॉर्मेशन। जर्नल, लेजर, लेजर की पोस्टिंग, ये सब बुक कीपिंग में होता है, वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन में आता है। बुक कीपिंग प्रोवाइड करती है प्राइमरी इंफॉर्मेशन। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ब्रिटिश या नन ऑफ दिस। मुझे लगता है ये आंसर सबको पता होगा कि मॉडर्न सिस्टम जो है डबल एंट्री पे काम करता है। एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट, वही डेबिट क्रेडिट जो मैंने आपको बताया। द गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर कॉल्ड। ये भी मुझे लगता है आपको पता होगा। वो गुड्स जो हमने खरीदी, परचेज की, लेकिन किसके लिए? वापस बेचने के लिए, उनको हम क्या कहेंगे? परचेजेस, यस। मर्चेंडाइज, यस। गुड्स या इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोल तो स्टॉक, यस। तो इन सबको सेम नाम दिया जाता है भाई, सेम नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट इज प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड। किसी को सर्टेन अमाउंट पे करना, प्रॉमिस करना, टू पे सर्टेन अमाउंट, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं दोस्तों 2 चीजें, प्रॉमिसरी नोट्स या फिर नोट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल क्या है? जब हम कोई चीज क्रेडिट में, उधार में खरीदते हैं तो जो पैसा पे करना है वो अकाउंट पेएबल है। अमाउंट पेएबल यानी वो उधार विद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अगर पे करना तो वो अमाउंट पेएबल हो गया। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्लियर है। प्रॉमिस टू पे सर्टेन नोट, प्रॉमिसरी नोट्स या फिर उसको नोट्स पेएबल कहते हैं। नेक्स्ट, द अनसोल्ड मर्चेंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डेज कॉल्ड। यानी जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उसको हम क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न ना। परचेज रिटर्न का मतलब होता है जो हमने गुड्स खरीदी, जब हम उसमें से कुछ गुड्स वापस करते हैं सम रीजन की वजह से, वो होती है परचेज रिटर्न। स्टॉक इन्वेंट्री, यस,
उसको स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं। बैड डेट्स तो वो पैसा होता है जो हमारा रिकवर नहीं हुआ, या हम कहते हैं कि पैसा हमारा डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। और सेल्स रिटर्न, कस्टमर जब हमें कोई चीज़ वापस कर दे तो वो सेल्स रिटर्न है। ठीक है, चलिए जी। द लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। अगर हमने कोई गुड्स क्रेडिट पे खरीदी, मतलब उधार पे खरीदी, वो जो लाइबिलिटी अराइज हुई, लाइबिलिटी हम पर आई, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, लोन या पेबल एक्सपेंस, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। अकाउंट रिसीवेबल, सबसे पहली बात, ये रिसीवेबल है तो ये करंट एसेट है भाई, ये आपका एसेट है क्योंकि आपको ये पैसा रिसीव करना है, लाइबिलिटी तो है ही नहीं। लोन जनरली लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है जो उसको हम लोन बोलते हैं। पेबल एक्सपेंस, कोई खर्चा जो आपने अभी तक पे नहीं किया, सर्विस ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की, दैट इज कॉल्ड पेबल एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल सैलरी पेबल, रेंट पेबल, ठीक है, तो वो पेबल एक्सपेंस हो गए। लेकिन अगर हमने कोई गुड्स खरीदी और उधार पे खरीदी तो जिसको हमने पैसा देना है उसको हम कहते हैं क्रेडिटर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड इज कॉल्ड। जो डिस्काउंट हम लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए, डिस्काउंट मैंने आपको दो तरह के बताए थे। एक मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट और एक मैंने बताया था कैश डिस्काउंट। और दोनों में फ़र्क बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट जो है सबसे पहले तो इसको लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, इसका पहले आंसर दे दूं। और ये किस लिए दिया जाता है? ताकि सेल्स को इंक्रीज किया जा सके। जब हम कोई चीज़ बल्क में बेचना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो हम क्या करते हैं भाई, डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं। भाई एक लोगे तो इतना डिस्काउंट, दो लोगे तो ज़्यादा डिस्काउंट देंगे। तो वो डिस्काउंट जो सारे कस्टमर को अवेलेबल रहता है वो ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट कब होता है? जब हम किसी को अर्ली पेमेंट करें या कोई हमें अर्ली पेमेंट करे तो हमें कोई डिस्काउंट दे दे या फिर हम किसी को डिस्काउंट दे दें। तो कैश डिस्काउंट बेसिकली अर्ली पेमेंट पे या विद इन द टाइम पीरियड जो आपने दिया उसमें अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं और हमें कोई डिस्काउंट देता है, वो हमारा कैश डिस्काउंट है। तो ये सब कस्टमर के लिए नहीं होता, जैसे जल्दी पेमेंट की उसके लिए अवेलेबल है। तो लिस्ट प्राइस से जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, लिस्ट प्राइस पे जो डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है उसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कैश पे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी याद रखो। जितनी कैश पेमेंट होती है उसी पे उसकी कैलकुलेशन की जाती है। रिबेट, डिस्काउंट और रिबेट में कुछ खासा फर्क नहीं है। रिबेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट कब होता है? मान लो मैंने किसी को चीज़ बेची, कस्टमर ने मुझे बाद में बोला भैया आपने जो चीज़ बेची वो ख़राब है या डिफेक्टेड है, तो मैं बोलूँगा अच्छा तू रख ले चीज़, मैं तुझे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता हूँ, उसको हम रिबेट कहते हैं। या बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं, जब वो टाइम से पहले मैच्योर हम कर देते हैं तो उस समय भी हमें जो पैसा कुछ छूट मिलती है उसको भी हम रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट जो है आफ्टर सेल, जनरली आफ्टर सेल होती है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड। जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं उन एसेट्स को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको दो तरह के एसेट बताए थे, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। इनटेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते। तो एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे टेंजिबल एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब मैंने लिखवाया था। इनटेंजिबल एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। क्योंकि एसेट्स, करंट एसेट वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दिखा दे तो बता देता हूँ। आप सबको पता है कि करंट एसेट वो होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं। क्योंकि एसेट भी वही होते हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएं बट विदाउट लॉस इन देयर वैल्यूज। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे करंट एसेट में कैश आता है, बैंक आता है, कैश एट बैंक मतलब स्टॉक आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आते हैं, ठीक है, डेटर्स आते हैं, बिल रिसीवेबल आते हैं, ठीक है। अगर मैं क्विक एसेट की बात करूं तो भाई अगर आप ये दोनों छोड़ दो, स्टॉक और प्रीपेड, कैश, बैंक, डेटर, यानी अगर मैं ये चार की बात करूं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस छोड़ दूं, तो बाकी जो मेरे एसेट्स बचेंगे वो होंगे क्विक एसेट्स। या हम ये कह सकते हैं कि क्विक एसेट क्या है भाई, ये सबका टोटल बनता है करंट एसेट्स। लेकिन इसी करंट एसेट्स में से, इन सबके टोटल में से अगर मैं ये दोनों एसेट्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, माइनस कर दूं तो वो आपके बन जाएंगे क्विक एसेट्स, ठीक है। तो क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। बाकी जितने एसेट करंट एसेट्स के अंदर हैं वो सारे इसके अंदर भी आते हैं, सिवाय किसके? स्टॉक और प्रीपेड के एक्सपेंसेस। क्यों नहीं लेने छोड़ दो, अब इस कहानी को वीडियोस बने हुए हैं उसमें देख लेना, मैंने एक बार बताया हुआ है। बट अभी फिलहाल क्या इतना टाइम है नहीं, ज़्यादा रायता नहीं फैलाना है, बस जितना है उतना समझो जितना आपके काम आए। द टर्म अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर क्लासिफाइड एज सेम, डिफरेंट या अपोजिट? भाई अलग हैं, डिफरेंट हैं, दोनों अलग हैं।
क्योंकि मैंने कहा कि अकाउंटिंग में क्या क्या, बुक कीपिंग में क्या क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, और या बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में क्या आता है, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। सो दोनों अलग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड, वो पेपर जिसमें किसी पेमेंट का एविडेंस है, प्रूफ है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डेबिट वोचर। किसके लिए, ये किसके लिए इश्यू किया जाता है, पेमेंट इन कैश। अगर हम रिसिप्ट कर रहे हैं कैश में तो उसके लिए कौन सा वोचर इशू किया जाता है, क्रेडिट वोचर। फिलहाल अभी तो आंसर ये है, ठीक है। डेबिट नोट कब इशू किया जाता है, परचेज रिटर्न पे। क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है, सेल्स रिटर्न पे। तो ये याद रखो आप, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अब थोड़ी सी इसको मैं डिटेल में बता देता हूं। देखो, एक हमारी होती है इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। जब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स हम अपनी इनकम्स की बात कर रहे हैं। और इनकम स्टेटमेंट आपकी कौन कौन सी होती हैं, दो होती हैं। एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दूसरी कौन सी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब क्वेश्चन आपको अगर ये पूछा जाए कि इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो याद रखना ये दोनों आते हैं, ठीक है। दूसरी होती है पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट है ना। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या आती है, बैलेंस शीट आती है, सिर्फ इसके अंदर बैलेंस शीट आती है। तो अगर कोई पूछे इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड्स, तो दो चीजें, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारी इनकम के बारे में बात करती हैं। पोजीशन स्टेटमेंट कि हमारी पोजीशन कैसी है, हमारे एसेट्स कितने, हमारे ऊपर कर्ज कितना, हमारी कैपिटल कितनी है, वो किसमें आती है, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो पोजीशन स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट ओनली। तीनों को हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर इन तीनों को इकट्ठा नाम दिया जाए तो वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीनों आती हैं, पोजीशन स्टेटमेंट में ये दो आती हैं, इनकम स्टेटमेंट में ये दो आती हैं, पोजीशन स्टेटमेंट में सिर्फ बैलेंस शीट आती है। और जब तीनों की बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपको लग तो नहीं रहा कि कोई ज़्यादा ही रायता हो रहा है, गुस्सा नहीं होना भाई, थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बाकी चीज़ें भी आपको साथ साथ क्लियर है, रिवीजन भी हो जाती है ना साथ साथ आपकी। ट्रेडिंग अकाउंट इज एक, ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंस। और इनकम और एक्सपेंस किस अकाउंट में रिकॉर्ड होती है, नॉमिनल अकाउंट में, है ना। पर्सनल अकाउंट तो किसी पर्सन के नाम के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। नेचुरल पर्सन अकाउंट, तीन तरह के अकाउंट से, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट्स और एसेट्स की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। इंटेंजिबल अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट अकाउंट या लायबिलिटी अकाउंट, जो भी है एसेट अकाउंट के अंदर ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वो आएगी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है भाई, डे टू डे एक्सपेंस करने के लिए, डे टू डे खर्चा चलाने के लिए जो हमें पैसों की रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो फॉर्मूला एक्चुअली होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं वो हमारे क्या हैं, देखो कोई एक्सपेंस जो आउटस्टैंडिंग आपने नहीं पे किया वो लायबिलिटी है। इनकम तो हो नहीं सकता, एसेट्स तो है नहीं। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो आप सर्विस ले चुके हो लेकिन पेमेंट अभी तक नहीं की, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। और ये करंट लायबिलिटी होती है, ये भी याद रख लेना, लिख लेना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लायबिलिटीज होती है। एंड इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर इज नोन एज, डेटर से वो पैसा जो इरिकवर है, डेटर से वो पैसा जो हमें रिकवर नहीं होगा या नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, तो जो पैसा हमारा किसी कारण से रिकवर नहीं होता या जिसको कहते हैं डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू अक्वायर फिक्स एसेट इज कॉल्ड। फिक्स एसेट को लेने के लिए, एक्वायर करने के लिए जो हम खर्चा करते हैं वो कौन सा है। देखिए एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस आपके दो तरह के हो गए, एक हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा खर्चा जो नॉन रेकरिंग नेचर का है, यानी कभी कभार होने वाला, या फॉर लॉन्गर यूज, लंबे समय के लिए जिसका यूज किया जाए, जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे, या फिर ऐसा खर्चा, ऐसे एसेट को अक्वायर करना जो नॉट फॉर रीसेल हो,
ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो जनरली रेकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, जिनका बेनिफिट जो है नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड होता है, यानी जिनका बेनिफिट कुछ समय के लिए हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल अगर इसकी दूं तो हम सैलरी देते हैं, तो सैलरी जो हम मंथली सैलरी देंगे तो एम्प्लॉय भी हमारे लिए एक महीना काम करेगा, फिर अगले महीने की देंगे तो अगले महीना काम करेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट उसी साल हम कंज्यूम कर लेते हैं विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जिनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ बिल्डिंग हमने खरीदी लेकिन बेनिफिट एक साल नहीं मोर देन 1 ईयर मिलेगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही रेकरिंग एक्सपेंस, मतलब नेचर इसका रेकरिंग होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है रेगुलर बेस पे, इसका क्या नेचर है? रेकरिंग, यानी बार बार होने वाला खर्च, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इस तरह के जो खर्चे हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड। ऐसा खर्चा जिसका जो नेचर है रेवेन्यू है। अब देखो रेवेन्यू का क्या था, रेवेन्यू का मैंने ये बताया कि जिसका बेनिफिट आपको उसी साल मिलता है, यानी आपको हर साल वो खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेनिफिट आपको उसी समय के लिए मिलता है जिस समय तक के लिए आपने वो खर्चा किया। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलता है, लेकिन खर्चा आपने आज किया, बेनिफिट लंबे समय के लिए मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ह्यूज एडवर्टीजमेंट है, ह्यूज वर्ड में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एक एडवर्टीजमेंट होती है जो रेगुलर हम करते रहते हैं, पेपर में दे दिया, किसी सोशल मीडिया में दे दिया, कुछ खर्चा कर दिया, नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो हमारा रहता है हर महीने। लेकिन कई बार कंपनी बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट करती है, ह्यूज एडवर्टीजमेंट करती है, बड़ा एक्सपेंडिचर करती है, किसके लिए? कोई नया प्रोडक्ट आ गया तो उसको मार्केट में प्रमोट करने के लिए, तो जितना नॉर्मली वो एक्सपेंडिचर करती है उससे कहीं ज़्यादा करती हैं। अब ये हमारा जो खर्चा है इसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल नहीं मिलेगा, मोर देन 1 ईयर मिलेगा। मान लो अगर किसी कंपनी ने कोई मान लो 5 लाख का खर्चा कर दिया और इसका बेनिफिट कंपनी ये मान के चल रही कि 5 साल मिलने वाला है, तो ये एक ऐसा खर्चा है जो किया तो हमने आज है, आज के दिन में किया है, लेकिन बेनिफिट आपको 5 साल तक मिलेगा, उससे भी ज्यादा समय के लिए बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा खर्चा जो आपने आज किया लेकिन रेवेन्यू नेचर का क्यों है? क्योंकि इसका खर्चा जो है, जिसका जो टोटल कॉस्ट थी हमारे खर्चे की, हमने उसको 5 हिस्सों में बांट दिया। इसका मतलब हर साल कोई ना कोई खर्चा कर ही रहे हैं हम, ठीक है। तो हर साल इसमें से जो 1-1 लाख अगर मैं मान के चलूं, वैल्यू जो कम होगी वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। खर्चा हमने आज किया लेकिन 5 साल के लिए किया, तो हर साल के प्रॉफिट में 1-1 लाख रुपए इसको एज एन एक्सपेंडिचर दिखाएंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन था, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं? एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू। अब रेवेन्यू हो गया, हमने किया आज, लेकिन बेनिफिट 5 साल मिलेगा, तो हर साल 1-1 लाख रुपए हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस मैसेज को माइनस करते रहेंगे। तो विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। अब इसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल नहीं मिल रहा, देखो रेवेन्यू भी है क्योंकि हर साल खर्चा कर रहे हैं, और बेनिफिट भी 1 साल नहीं मिल रहा, मोर देन 1 ईयर मिल रहा है। ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहेंगे? ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एंट्रीज कॉल्ड। जर्नल एंट्री हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे इस तरह से कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स, और फिर एक नीचे नरेशन लिखते हैं फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सॉरी फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, फॉर गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो ये जो नीचे यहां पे लिखी जाती है एक्सप्लेनेशन, इसको कहते हैं नरेशन। बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट हमें क्या दिखाती है? मुझे लगता है ये बहुत इजी है, बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। बैलेंस शीट में दोनों एसेट्स और लाइबिलिटीज आती है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? देखिए हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? जर्नल, यानी रिकॉर्डिंग जो हम करते हैं। जर्नल से क्या बनती है? लेजर, और लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। तो हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए लेजर। सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए जो रिटन एविडेंस है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग या वाउचर। तो हम उसको कहते हैं, अगर आपको दिख नहीं रहा तो थोड़ा ऊपर कर देता हूं,
तो किसी ट्रांजैक्शन का जो रिटन एविडेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? वोचर। वोचर क्या होता है भाई? कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है तो उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। जैसे हम कोई किसी को पेमेंट करते हैं या किसी को रिसिप्ट देते हैं, एक रिसिप्ट लेते हैं, या दुकानदार जब हमें बिल देता है तो वो एक एविडेंस होता है जिसके बिहाफ पे दुकानदार अपनी बुक्स में जो रिकॉर्डिंग करता है, तो उसी एविडेंस को हम क्या कहते हैं? वोचर कहते हैं। गुडविल अकाउंट इज, ऑप्शंस आर, गुडविल अकाउंट इज, गुडविल कौन सा अकाउंट है? टेंजिबल, इंटेंजिबल, आप सबको पता ही है गुडविल कौन सा अकाउंट है? इंटेंजिबल अकाउंट है। अगर आपने ध्यान से देखा हो ना तो इसमें ज्यादातर क्वेश्चन आपको पता कहां से आए हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्म से आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट इज एन इंटेंजिबल रियल अकाउंट। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट पीएमएफएस स्टैंड्स फॉर, तो ये भैया ना तो ये मेरा सब्जेक्ट है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, याद रख लें इसको। नेक्स्ट इज सेल ऑफ लैंड इज, अगर हमने लैंड बेचा, बेचने की बात हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहली बात ये कि सेल करें तो एक्सपेंडिचर तो है नहीं, ये तो हमारी इनकम है, तो ये दो तो है ही नहीं। अब इन दोनों में से रेवेन्यू है कैपिटल, ये कैपिटल रिसिप्ट है। जैसे मैंने आपको क्या कहा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हो गए? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, किसी भी फिक्स एसेट की परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फिर कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हो गई? कैपिटल रिसिप्ट्स। अगर सेल ऑफ फिक्स परचेज ऑफ फिक्स एसेट अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो सेल ऑफ फिक्स एसेट हमारे क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स। तो बी इज द राइट आंसर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट में वही फर्क वही है। कैपिटल रिसिप्ट्स यानी ऐसी कोई नॉन रेकरिंग नेचर, कभी कभार जमीन हम डेली थोड़ी बेचते हैं या हर महीने थोड़ी बेचेंगे, लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट है जो डेली है या मंथली है। फॉर एग्जांपल सेल्स, अब सेल्स रेकरिंग नेचर की हैं, ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट है, मंथली करते हैं, डेली करते हैं, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में आती है। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी, इसमें से कौन सी है जो बिजनेस लाइबिलिटी है? ऑप्शंस आपके सामने, लैंड, भाई ये तो एसेट है, बिल्डिंग ये भी एसेट है, कैश ये भी एसेट है, क्रेडिटर ये लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। कैश कौन सा एसेट है? करंट एसेट। बिल्डिंग कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट। लैंड कौन सा एसेट है? फिक्स एसेट, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना जरूरी है कि कौन सा एसेट फिक्स्ड है, कौन सा करंट है, कौन सी लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म है, कौन सी लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है, ये सब याद रखना जरूरी है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। ये दो मैंने आपको पेपर करवा दिए जो कि पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। इनसे आप कोई भी अंदाजा नहीं लगाओगे कि आपका इस तरह का पेपर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। पेपर का लेवल इससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और आपने देखा होगा जितने क्वेश्चन हमने आज किए या कल किए, कुल मिला के 54 क्वेश्चन हमने किए, लगभग सारे क्वेश्चंस हम कभी ना कभी कर चुके हैं लाइव सेशन में, या मैं उसके वीडियोस बना चुका हूं, वो आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि वहीं से आएंगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। बट ये मान के चलो कि लेवल इससे थोड़ा ऊपर का ही होगा। इससे कम आ गया तो क्या बुरा है, लेकिन इससे ऊपर ही होगा लेवल। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। आज के लिए इतने, थैंक यू।